नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भाग 5 में दिए गए संसद के गठन के बारे में, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 5। तो जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले तो भारतीय संविधान के भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? 5। नंबर 1, कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। नंबर 2, संसद। संसद के बारे में आज पढ़ेंगे। और नंबर 3, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। नंबर 4, संघ की न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। और नंबर 5, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इस तरह यह 5 अध्याय है दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के भाग 5 में दिए गए हैं। तो इसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 2, संसद के बारे में दोस्तों। संसद के लिए प्रावधान अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में किया गया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विधायिका के बारे में जानते हैं पहले। विधायिका दोस्तों भारत में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों स्तरों पर की गई हैं। तो केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आपको पता होगा कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और विधानमंडल इसी तरह राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। तो विधायिका का प्रमुख कार्य विधियों या कानूनों का निर्माण करना होता है। संसद संघ सूची के विषयों पर तथा राज्यों की विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं, जिसमें टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है दोस्तों। संसद के बारे में अन्य बातें। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है दोस्तों। तो आपके परीक्षा में आएगा प्रश्न कि संसद की जननी किसे कहा जाता है। तो 4 देश के नाम दिए रहेंगे, तो आप नोट याद रखिएगा कि ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन, जिनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। भारत में इनका नाम राज्यसभा और लोकसभा दिया गया है दोस्तों। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली अर्थात वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है। वेस्टमिनिस्टर लंदन का वह स्थान है जहां इंग्लैंड की संसद स्थित है दोस्तों। दरअसल स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों ने भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत में एक अखिल भारतीय संघ और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की थी। ठीक, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसी व्यवस्था को भारत के लिए उपयुक्त समझा और इसी शासन व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया। संसद के बारे में किसी विद्वान ने कहा है कि संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, जिसके माध्यम से आम जनता की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 79 संसद का गठन। इसमें लिखा है
कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ठीक, अनुच्छेद 79 याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा की संरचना, जो कि अनुच्छेद 80 में दिया गया है। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार दोस्तों, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। कैसे बनेगी? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 238 सदस्य आएंगे, तो उससे बनेगी हमारी राज्यसभा। ठीक। नंबर 2, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा दोस्तों। तो आप अनुसूची पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो जब डिटेल से आप उसको देखेंगे तो आपको मिलेगा कि चौथी अनुसूची में सभी राज्यों की सूची दी गई है और डैश करके हर राज्य के सामने लिखा है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य जाएंगे। ठीक। नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाएंगे वे साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे दोस्तों। यह बात लिखा गया है कहाँ? अनुच्छेद 80(3) में। नंबर 4, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की जनसंख्या नंबर 4 फिर से पढ़ रहा हूँ। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा दोस्तों। यह निर्वाचन की रीति है। ठीक। नंबर 4 निर्वाचन की रीत। नंबर 5 दोस्तों, संघ तथा क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीत से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लोग कैसे राज्यसभा में पहुंचेंगे, यह इसके बारे में प्रावधान संसद करेगी दोस्तों। तो यहाँ हम नोट में लिखे हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी में संसद द्वारा विधानसभा स्थापित किया गया है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि दिल्ली और पांडिचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ विधानसभा स्थापित कर दिया गया है। ठीक। दिल्ली और पांडिचेरी में संसद द्वारा विधानसभा स्थापित किया गया है। अतः राज्यसभा में दिल्ली से 3 सदस्य तथा पांडिचेरी से 1 सदस्य, कुल 4 सदस्य आते हैं। कुल 4 सदस्य का मतलब यह है कि केंद्र शासित प्रदेश से कुल 4 सदस्य राज्यसभा में पहुंचते हैं दोस्तों। अन्य संघराज क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर व नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा चंडीगढ़ को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। नंबर 2, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 3, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। नंबर 4, वर्तमान में
राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। नंबर 5, अधिकतम राज्यसभा में सदस्य संख्या 250 हो सकती है दोस्तों। अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 5 कम है। ठीक। नंबर 6, राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य से निर्वाचन संभव है दोस्तों। कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ करके या किसी भी राज्य से, राज्य की सहायता से, सरकार की सहायता से राज्यसभा में जा सकता है दोस्तों। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए राज्य से ही जाते हैं लोग। जिनके विधायक ज़्यादा रहते हैं उनके राज्यसभा में कैंडिडेट रहते हैं। नंबर 7 दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं दोस्तों। नंबर 8, राज्यसभा के निर्वाचकों के लिए प्रस्तावकों के रूप में 10 निर्वाचकों के हस्ताक्षर आवश्यक होता है। नंबर 9, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ राज्यसभा का सभापति दिलाता है दोस्तों। नंबर 10, राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है दोस्तों। यह बात याद रखिएगा। नंबर 10, राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। नंबर 11, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं। यह अनुच्छेद 84 में दिया गया है, जो कि आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल जान लेते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, किसी लाभ के पद पर न हो। अगर ये सब 3 खासियत है किसी में, तो वह राज्यसभा के लिए सदस्य चुना जा सकता है। नोट नहीं, नंबर 12 है। नंबर 12 दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति होता है वही क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। राज्यसभा का जो सभापति होता है वही उपसभापति होता है। नंबर 13, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो आइए अब पढ़ते हैं लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार दोस्तों, लोकसभा जो है वह राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 सदस्यों। ठीक। लोकसभा राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 503 सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 20 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक। अगला पॉइंट, यदि राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कम प्रतीत हो तो वह अनुच्छेद 331 के आधार पर 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक। नंबर 2, प्रत्येक राज्य में लोकसभा के स्थानों का निर्धारण। प्रत्येक राज्य में लोकसभा के स्थानों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा जिससे राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या तथा उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्य में लगभग एक समान हो दोस्तों। तो अनुच्छेद 80 में केवल इतनी बातें लिखी गई हैं लोकसभा के बारे में। 2 पॉइंट। ठीक। कि राज्य से कैसे आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से कैसे आएंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने लोग रहेंगे और किस आधार से चुने जाएंगे, ये सब चीज़ें अनुच्छेद 80 में लिखी गई हैं लोकसभा के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, लोकसभा के लिए अधिकतम सीटों की संख्या 552 हो सकती है। नंबर 2, वर्तमान में कुल सीटों की संख्या
545 है। नंबर 3, राज्यों के पूरे 530 सदस्य लोकसभा में आ रहे हैं। नंबर 4, किंतु केंद्र शासित प्रदेशों से 20 की जगह केवल 13 ही आ रहे हैं। ठीक। और नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के रखे जाते हैं। नंबर 6, लोकसभा का कोरम 1/10 है, अर्थात लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 या 55 सदस्यों का होना आवश्यक है। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 55 सदस्य होंगे, तभी बैठक होगी किसी बात के लिए। नंबर 7, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नंबर 6, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग की जा सकती है दोस्तों। नंबर 9, निर्वाचन। लोकसभा के सदस्य भारत के उन नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क हों, अर्थात 18 वर्ष के हो गए हों। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में 1952 से लेकर अब तक की अवधि में 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। नंबर 10 दोस्तों, लोकसभा उम्मीदवार भारत के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है तथा 2 क्षेत्रों से पर्चा दाखिल कर सकता है दोस्तों। ठीक, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और 2 जगह से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नंबर 11 है, लोकसभा चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की जमानत राशि 25,000 रुपये है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12,500 जमानत राशि निर्धारित की गई है दोस्तों। जमानत राशि बचाने के लिए किसी सदस्य को कुल वैध मतों का 1/6 पाना जरूरी है, अन्यथा जमानत जब्त हो जाती है दोस्तों। नंबर 12 है, शपथ ग्रहण। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ दिलाया जाता है दोस्तों। कोई सदस्य जिसे अपने पद से त्यागपत्र देना हो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा दोस्तों। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, तो आपको पता होगा कि अनुसूची 3 में शपथ दिया गया है, अनुसूची 2 में वेतन दिया गया है और अनुसूची 4 में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। तो अनुसूची भी आप लोग याद रखते चलिएगा। नंबर 13 है, यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिन सदन की अनुमति के बिना गायब रहता है तो उसका पद खाली करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक। 14वां नंबर 14, अधिवेशन। अधिवेशन क्या होता है? लोकसभा अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए दोस्तों। लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक समयांतराल नहीं होना चाहिए। नंबर 15 है, लोकसभा सदस्य का नंबर 15 है, लोकसभा संसद का निचला सदन है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है दोस्तों। नंबर 16, अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है दोस्तों। नंबर 17 है, अनुच्छेद 330 के अनुसार
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अनुच्छेद 18 है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ठीक। अब आइए पढ़ते हैं जीके टाइप का, छोटी बड़ी। तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट, भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जनसंख्या के आधार पर आउटर दिल्ली में है सबसे बड़ी लोकसभा सीट। और सबसे छोटी लोकसभा सीट जनसंख्या के आधार पर तो यह है लक्षद्वीप। सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर लद्दाख, और सबसे छोटी लोकसभा सीट क्षेत्रफल के आधार पर चांदनी चौक दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लोकसभा सीट उन्नाव का है जनसंख्या के आधार पर, और अमेठी है क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी लोकसभा सीट क्या है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 82, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। यह क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन कैसे होगा, इसका फैसला संसद करेगी दोस्तों। तो संसद ने फैसला किया है, चलिए जानते हैं नोट में कि संसद ने विधि बनाकर लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या माना है दोस्तों। संसद ने विधि बनाकर लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के निर्धारण का आधार जनसंख्या माना है। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, संसद ने यह 1971 में निर्धारित किया था। प्रत्येक जनगणना के बाद अगले निर्धारण की तिथि बढ़ाई जाती रही और अब यह निर्धारण 2026 में किया जाएगा दोस्तों। तब तक वर्तमान जैसी स्थिति ही रहेगी, इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 83, संसद के सदनों की अवधि। नंबर 1, राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करेंगे। इस तरह उनकी अवधि 6 वर्ष हो जाएगी। नंबर 2, लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा, इससे अधिक नहीं। आपातकाल लागू रहने पर संसद विधि द्वारा 1 वर्ष की अवधि तक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। आपातकाल समाप्त हो जाने पर अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगा और अगला चुनाव कराया जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या पद को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य तभी होगा जब नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अनुच्छेद 85 दोस्तों, संसद के सत्रावसान और विघटन। इसमें लिखा गया है दोस्तों, नंबर 1, राष्ट्रपति समय समय पर नंबर 1,
संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जहां वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम तारीख और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक समयांतराल नहीं हो रहेगा दोस्तों, समयांतराल नहीं करेगा। नंबर दो, राष्ट्रपति समय समय पर नंबर 2 सदनों को या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा दोस्तों। नंबर 3, इसमें भी पढ़ा जाएगा कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा का विघटन कर देगा जैसे ज़रूरत होगी, कर सकेगा दोस्तों। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। नंबर 1, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा दोस्तों। नंबर 2, राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसमें जानते हैं दोस्तों क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके बुलाने का कारण बताएगा दोस्तों। अनुच्छेद 87। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 दोस्तों सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है उसमें बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का हक नहीं है दोस्तों। तो इस तरह हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम लोग संसद के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन संसद के अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।